नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर डरावनी कहानी से अपडेट रहें। आज की कहानी में जो घटना घटी वह किसी फिल्म से नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो एक सरकारी बस ड्राइवर और उसके कंडक्टर के साथ घटी। तो आइए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। आगे की कहानी ड्राइवर की जुबानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं पिछले 15 सालों से उत्तराखंड परिवहन निगम में बस ड्राइवर हूं। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी रास्तों तक मैंने हर तरह के मार्ग पर बस चलाई है। मुझे अपने काम पर गर्व है और मैं हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूं। मेरे साथ सुनील नाम का एक कंडक्टर है जो पिछले 8 सालों से मेरे साथ काम कर रहा है। हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं और एक दूसरे के परिवार को भी अच्छी तरह जानते हैं। हमारा रूट आमतौर पर देहरादून से रुद्रप्रयाग का होता है जो एक पहाड़ी मार्ग है, लेकिन पिछले महीने हमारा रूट बदल गया। हमें एक नया मार्ग मिला जो देहरादून से एक दूरस्थ पहाड़ी गांव कालीमठ तक जाता था। यह मार्ग बहुत कम जाना पहचाना था और इस पर बहुत कम बसें चलती थीं। मुझे बताया गया कि इस रूट पर जाने वाली आखिरी बस 6 महीने पहले वहां गई थी। मैंने अपने सीनियर से पूछा, सर इस रूट पर इतना कम ट्रैफिक क्यों है? उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मोहन वो गांव बहुत दूर है और वहां जाने वाला मार्ग बहुत खतरनाक है। एक तो घने जंगल से होकर जाता है, दूसरा वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि उस मार्ग पर रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, सर मैं इन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता, मैं बस चलाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरे सीनियर ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहां रात में रुकने की कोशिश मत करना, दिन के उजाले में ही वापस आ जाना। मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी और अगले दिन की यात्रा की तैयारी करने लगा। अगले दिन सुबह 6 बजे मैं और सुनील बस डिपो पहुंच गए। हमारी बस एक पुरानी लाल रंग की टाटा बस थी जिसका नंबर UK 07PA 1980 था। बस की हालत ठीक ठाक थी लेकिन थोड़ी मरम्मत की जरूरत थी। मैंने बस के इंजन की जांच की और सुनील ने यात्रियों के लिए सीटें साफ की। सुबह 7 बजे हम देहरादून से कालीमठ के लिए रवाना हुए। बस में करीब 30 यात्री थे जो अधिकतर स्थानीय लोग थे जो अपने गांवों को जा रहे थे। मौसम अच्छा था और सूरज चमक रहा था। पहाड़ी मार्गों पर बस चलाते हुए मुझे हमेशा अच्छा लगता है। वो ताज़ी हवा, वो हरे भरे पेड़ और वो शांति बहुत सुकून देती है। दोपहर तक हम काफी आगे निकल चुके थे और कई छोटे गांवों से होकर गुजर चुके थे। हर स्टॉप पर कुछ यात्री उतरते और कुछ नए चढ़ते। दोपहर 2 बजे तक हम एक छोटे से पहाड़ी कस्बे सोनपुर पहुंच गए जो कालीमठ से पहले का आखिरी कस्बा था। सोनपुर में हमने लंच ब्रेक लिया। मैं और सुनील एक छोटे से ढाबे पर खाना खाने गए। वहां हमें एक बुजुर्ग आदमी मिला जो ढाबे का मालिक था। जब उसने पता लगाया कि हम कालीमठ जा रहे हैं तो उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बेटा कालीमठ जा रहे हो, रात होने से पहले वापस आ जाना, उसने चिंता से कहा। सुनील ने पूछा, क्यों बाबा, क्या बात है? बुजुर्ग ने आसपास देखा जैसे कोई उसकी बात सुन न ले, फिर धीरे से बोला, उस मार्ग पर एक पुराना पुल है लुप्त नदी के ऊपर। कहते हैं कि 20 साल पहले वहां एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। पूरी बस नदी में गिर गई और सभी यात्री मारे गए। उसके बाद से हर अमावस्या की रात लोगों को वहां एक बस की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बस कहीं दिखाई नहीं देती। मैंने हंसते हुए कहा, बाबा ये सब अफवाहें हैं। मैं पिछले 15 सालों से बस चला रहा हूं और आज तक कोई भूत नहीं देखा। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, मोहन बेटा, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। बस मेरी बात मान लो, रात होने से पहले वापस आ जाना। हमने खाना खत्म किया और फिर बस में बैठकर आगे बढ़ गए। सोनपुर से कालीमठ की दूरी करीब 40 किलोमीटर थी और मार्ग बहुत घुमावदार और कठिन था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद शाम के 5 बजे हम कालीमठ पहुंच गए।
गांव बहुत छोटा था, सिर्फ 20-25 घर थे, एक छोटा सा बाजार था और एक प्राथमिक स्कूल। हमारी बस में अब सिर्फ 5 यात्री बचे थे, जो सभी कालीमठ के ही निवासी थे। गांव पहुंचते ही सारे यात्री उतर गए और अपने घरों की ओर चल दिए। मैंने घड़ी देखी, शाम के 5 बजे थे। देहरादून वापस जाने में करीब 8-9 घंटे लगेंगे, मतलब हम रात के 1-2 बजे तक वापस पहुंचेंगे। मैंने सुनील से कहा, यार अब क्या करें, वापस जाएं या यहीं रात बिताएं? सुनील ने आसमान की ओर देखा, जहां अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। मोहन भाई, मौसम अच्छा है और चांद भी निकला हुआ है, मुझे लगता है हमें वापस चल देना चाहिए। वैसे भी सीनियर ने कहा था यहां रात नहीं बितानी। मैंने सोचा वह सही कह रहा है। हमने थोड़ा आराम किया, चाय पी और फिर वापसी के लिए तैयार हो गए। शाम के 6 बजे हम कालीमठ से निकले। बस में अब सिर्फ हम दोनों ही थे। वापसी का मार्ग शुरू में तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, मार्ग और भी सुनसान होता गया। चारों ओर घना जंगल था और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बस की हेडलाइट से आगे का मार्ग दिख रहा था, लेकिन बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ था। सुनील मेरे बगल की सीट पर बैठा था और हम दोनों बातें कर रहे थे, जिससे वातावरण थोड़ा हल्का हो जाए। अचानक हमारी बस के सामने एक आकृति दिखाई दी। सुनील ने चिल्लाकर कहा, मोहन भाई रुको। मैंने तुरंत ब्रेक लगाए और बस रुक गई। सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए। इस सुनसान जगह पर इस रात के समय वह अकेली क्या कर रही थी? सुनील ने खिड़की से झांक कर पूछा। माताजी, आप यहां अकेली? कहां जाना है आपको? वह बुजुर्ग महिला ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा मुझे सोनपुर जाना है, मेरा बेटा वहां रहता है, मैं अपने गांव से आ रही हूं। मुझे और सुनील को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हम उसे छोड़ भी नहीं सकते थे। सुनील ने बस का दरवाजा खोला और उस बुजुर्ग महिला को अंदर आने का इशारा किया। वह महिला धीरे धीरे बस में चढ़ी और पीछे की एक सीट पर बैठ गई। मैंने रियर व्यू मिरर से उसे देखा। वह चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखें नीची थीं और वह कुछ बुदबुदा रही थी। चलो सुनील, आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा और बस फिर से चल पड़ी। हम लगभग आधे घंटे तक चले होंगे जब मुझे एहसास हुआ कि बस के अंदर का तापमान अचानक से बहुत गिर गया है। बाहर मौसम गर्म था, फिर भी बस के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे ऐसी चल रहा हो, जबकि हमारी बस में ऐसी था ही नहीं। सुनील ने भी महसूस किया और धीरे से मेरे कान में बोला, मोहन भाई बहुत ठंड लग रही है, ऐसा क्यों? मैंने भी महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। मैंने फिर से रियर व्यू मिरर से पीछे देखा, लेकिन अंधेरे में मुझे वह बुजुर्ग महिला दिखाई नहीं दी। मैंने सुनील से कहा, सुनील जरा पीछे देखो, वो महिला कहाँ है? सुनील ने पीछे मुड़कर देखा और फिर एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था और वह कांप रहा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। भाई पीछे कोई नहीं है, उसने धीरे से कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बस को धीरे धीरे रोका और लाइट जलाकर पीछे देखा। सुनील ठीक कह रहा था, पीछे कोई नहीं था। वह बुजुर्ग महिला गायब हो गई थी। सुनील, तुमने उसे बैठते हुए देखा था ना? क्या मैंने कोई सपना देखा? मैंने डरते हुए पूछा। नहीं भाई, हम दोनों ने उसे देखा था, वह यहीं बैठी थी। सुनील ने सीट की ओर इशारा करते हुए कहा। हम दोनों डर गए थे, लेकिन हमें आगे जाना था। मैंने गहरी सांस ली और बस फिर से स्टार्ट की, लेकिन अब हम दोनों के मन में डर बैठ गया था। कुछ देर बाद हम उस पुल के पास पहुंचे जिसके बारे में उस बुजुर्ग ने ढाबे पर बताया था। पुल काफी पुराना था और उसके नीचे एक सूखी नदी थी। जैसे ही हम पुल के ऊपर पहुंचे, अचानक से बस का इंजन बंद हो गया। क्या हुआ? सुनील ने घबरा कर पूछा। पता नहीं, शायद इंजन में कुछ खराबी आ गई है, मैंने कहा और बस को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जितनी कोशिश करता इंजन स्टार्ट नहीं होता। अचानक हमें बस के पीछे से आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैंने और सुनील ने एक दूसरे को देखा। हम दोनों जानते थे कि बस में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। फिर ये आवाजें कहां से आ रही थीं? धीरे धीरे आवाजें और तेज होती गईं। अब वो सिर्फ बातचीत की आवाजें नहीं थीं, बल्कि दर्द भरी चीखें और चिल्लाहट भी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। मोहन भाई, ये सब क्या हो रहा है? सुनील ने कांपते हुए पूछा। मैं भी डर गया था, लेकिन मुझे अपने आप को और सुनील को संभालना था। सुनील, शायद वह बुजुर्ग सही कह रहा था। शायद यह वही बस दुर्घटना है जिसके बारे में उसने बताया था। तभी एक तेज प्रकाश हमारी बस के सामने से आया, जैसे कोई बस हमारी तरफ आ रही हो। प्रकाश इतना तेज था कि हम कुछ देख नहीं पा रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुनील का हाथ पकड़ लिया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे सामने एक बस दिखाई दी। वह बिल्कुल हमारी बस जैसी थी, लेकिन पुरानी और क्षतिग्रस्त थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसके अंदर से प्रकाश आ रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बस के अंदर लोग बैठे हुए थे और वे सभी हमारी तरफ देख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बस के दरवाजे पर खड़ा था। वह बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। वह भी एक ड्राइवर था। उसने अपना हाथ उठाया और इशारा किया, जैसे वह मुझे अपनी बस में आने के लिए कह रहा हो। पूरा दृश्य इतना भयावह था कि मैं सिर्फ वहां बैठा रह गया, पसीने से तरबतर। तभी मुझे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। मैंने देखा वह वही बुजुर्ग महिला थी जिसे हमने पिकअप किया था, लेकिन अब वह अलग दिख रही थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम्हें हमारे साथ आना होगा, उसने एक अजीब आवाज में कहा। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक से बस के हॉर्न की आवाज आई और मैंने देखा कि बाहर से एक और गाड़ी आ रही थी। वह एक छोटी सी जीप थी जिसमें कुछ स्थानीय लोग बैठे थे। उन्होंने हमारी बस को देखा और रुक गए। क्या हुआ भाई, कुछ परेशानी है? उनमें से एक ने पूछा। मैं और सुनील इतने डरे हुए थे कि हम ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और बताया कि हमारी बस का इंजन बंद हो गया है। उन लोगों ने बस को ठीक करने में हमारी मदद की। जब इंजन स्टार्ट हो गया तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपने यहाँ कोई और बस देखी या कोई बुजुर्ग महिला? उन्होंने हैरानी से हमारी तरफ देखा और कहा, नहीं भाई, यहाँ कोई और बस नहीं है और ना ही कोई बुजुर्ग महिला। आप कैसी बातें कर रहे हो? हम जानते थे कि हमने जो देखा वह वास्तविक था, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं कहा। हमने उनका धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए। पूरे रास्ते मैं और सुनील चुपचाप रहे। हम दोनों जानते थे कि हमने क्या देखा था, लेकिन इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। देहरादून लौटने के बाद हमने इस घटना के बारे में अपने सीनियर को बताया। उन्होंने हमारी बात सुनी और फिर एक लंबी सांस ली। तुम दोनों पहले नहीं हो जिन्होंने वहां ऐसा कुछ देखा है, इसीलिए अब उस रूट पर कोई बस नहीं जाती, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने हमें बताया कि 20 साल पहले उस पुल पर वास्तव में एक बस दुर्घटना हुई थी। बस में 30 यात्री थे और ड्राइवर एक बुजुर्ग महिला को बचाने के चक्कर में स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो बैठा था। बस पुल से नीचे गिर गई और सभी यात्री मारे गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ड्राइवर का नाम भी मोहन सिंह था और वह भी मेरी तरह दिखता था। वह भी देहरादून डिपो में काम करता था और उसके साथ भी एक कंडक्टर था जिसका नाम सुरेश था। हम दोनों इस खुलासे से और भी ज्यादा डर गए। क्या वह दुर्घटनाग्रस्त बस के यात्री हमें अपने साथ ले जाना चाहते थे? क्या उस बुजुर्ग महिला की आत्मा अभी भी उस मार्ग पर भटकती है जिसे बचाने के चक्कर में वे सब मारे गए थे? मैं और सुनील ने कभी उस रूट पर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की। जब भी हमें कोई नया रूट मिलता है, हम पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं और अगर कोई अजीब बात सुनने को मिलती है तो हम उस रूट पर जाने से मना कर देते हैं। कई बार रात के समय मुझे उस बुजुर्ग महिला की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें हमारे साथ आना होगा, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, और मैं पसीने से तरबतर जाग जाता हूं। दोस्तों, यह मेरी कहानी है, एक सरकारी बस ड्राइवर की कहानी जिसने कुछ ऐसा देखा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको ऐसी और भी कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए अलविदा।